नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, करंट अफेयर्स की जो सीरीज कर रहे थे हम लोग, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की, उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले भी हम लोग, मैंने आपको लास्ट 6 मंथ के कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियो डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस बताया हूँ आपके, वो उसके लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आया भी है। मैंने जो करंट अफेयर्स में पढ़ाया था वो, ठीक है। मैराथन क्लास में मैंने सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन आया हुआ है 2 ठो करंट अफेयर्स का ही। तो मैं जो करवा रहा हूँ वो लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कलेक्ट करके करवा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास भी आप सबके लिए, आगे के जितने भी व्यापम के पेपर आने वाले हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, एडीओ हो, आरआई हो, कोई भी पेपर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको, न सिर्फ व्यापम के लिए, आने वाले पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। चलिए, पहला, बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति के मामले में कांकेर जिला राज्य में प्रथम है। आप सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उन्होंने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। अब अमाउंट को भी याद रखना, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब वो इस बेरोजगारी भत्ता को देने के मामले में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भत्ता बांटी गई है, वो कांकेर जो है जिला है, वो अव्वल नंबर पे है। तो देखो, बेरोजगारी भत्ता, बहुत लोग को डाउट भी होगा बेरोजगारी भत्ता किसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, 2-3 ठो क्लॉज लगा दिया था कि वो जो आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन जो है वो 1 साल मेरे ख्याल से पुराना होना चाहिए, 2 साल या 3 साल पुराना होना चाहिए रोजगार पंजीयन, ऐसा कुछ था, है ना। तो वो बहुत सारे क्लॉज लगा दिए थे, इसमें बहुत लोग का फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन में। ठीक, तो इसमें कांकेर राज्य जिला जो है राज्य में प्रथम है। इसकी शुरुआत को भी याद रखना भाई। बेरोजगारी भत्ता जो स्वीकृति, मतलब शुरुआत कब से हुई थी बेरोजगारी भत्ता देने की, तो 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, राज्य शासन इस योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद बेरोजगारी भत्ते के रूप में बेरोजगारों को करेगी। ये चुनावी घोषणा पत्र में भूपेश बघेल की सरकार ने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, जो अभी निभाया। ठीक, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने के क्रम में आप देखेंगे कि पहला जो है वो कांकेर जिला में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भत्ता बांटा गया है, स्वीकृति दिया गया है। दूसरा नंबर बालोद है ये, और तीसरा नंबर पे दुर्ग जिला है। तो तीनों को याद रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला बेरोजगारी भत्ते में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भत्ता कांकेर, ठीक, द्वितीय बालोद और तीसरा क्रम दुर्ग। सबसे कम स्वीकृति दी गई है बेरोजगारी भत्ता की कोरबा जिले को, यह भी याद रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला। तो सबसे ज्यादा कांकेर जिला में स्वीकृति दी गई है बेरोजगारी भत्ता के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल वेरिफिकेशन में कैंसिल हो जाता था। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति दी गई है कांकेर जिला में, और सबसे कम स्वीकृति दी गई है कोरबा जिला में। ये दोनों को मुख्य रूप से याद रखना। ठीक, चलो मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने में राजनांदगांव जिला प्रथम। तो मनरेगा के तहत मैं आपको कई सारी मनरेगा की इंपॉर्टेंट चीज और इसमें जो परिवर्तन हुआ है अभी, जो आपके ईडीओ के पेपर में आ सकता है और बाकी पेपर में भी आ सकता है, उसको भी बताऊंगा, ध्यान से समझना इसको। तो इसमें मनरेगा में रोजगार देने के लिए राजनांदगांव जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में, मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। तो प्रदेश में कौन आया प्रथम, राजनांदगांव। 1934 कार्य वहां पर प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें 59,009 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक, अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको मनरेगा बोला जाता है, इसको पहले नरेगा बोला जाता था, बाद में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं मनरेगा के बारे में, मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखना। योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराना। अकुशल मतलब बिना स्किल के, स्किल नहीं होना चाहिए, अकुशल, कुशल श्रमिक नहीं होने चाहिए, अकुशल श्रम।
मतलब गड्ढा खोदने का काम या कोई सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो रहा है, तालाब खोदने का काम हो रहा है या कोई पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसमें इनको क्या देना, रोजगार। या कोई पुलिया वगैरह गांव क्षेत्र में बनाया जा रहा है तो उसमें इन कोई भी लोगों को, श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाकर टोटल 150 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो ये 50 दिन का एक्स्ट्रा जो पैसा लगता है वो छत्तीसगढ़ सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है। ठीक, तो मुख्य रूप से याद रखना कि 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एवं आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना और स्थायी परिसंपत्तियों, स्थायी संपत्ति का मतलब मैंने बताया अभी आपको, सार्वजनिक और व्यक्तिगत का निर्माण करवाना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी सन 2006 से, जिसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में, नरेगा के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। ये 3 चरणों में इसे अप्लाई किया गया था। ठीक, अभी वर्तमान में, वर्तमान मजदूरी दर देखो, इसका मजदूरी दर था 204 रुपए, 204 रुपए मजदूरी दर था छत्तीसगढ़ में। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से, डेट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 1 अप्रैल 2023 से इसके मनरेगा मजदूरी दर में 17 रुपए की बढ़ोतरी करके इसको कर दिया गया है 221 रुपए वर्तमान में। कितना था पहले? 204 रुपए, अच्छे से याद रखना। कितना बढ़ाया गया? 17 रुपए। और अभी कितना किया गया है? 221 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ाया गया है, डेफिनेटली पेपर में आएगा आपके एडीओ के। 204 रुपए था, 17 रुपए बढ़ा के अभी 221 रुपए किया गया है। ठीक, तो पहले का भी याद रखना, कितना बढ़ाया गया है वो भी याद रखना, अभी वर्तमान में कितना है। अभी संशोधित दर 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। सबसे अधिक हरियाणा में है 357 रुपए। मनरेगा का मजदूरी सबसे ज्यादा दिया जाता है हरियाणा स्टेट में, 357 रुपए दिया जाता है। और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अभी बढ़ा के 221 रुपए किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मजदूरी दर सबसे अधिक कहां दिया जाता है? हरियाणा में, लेटेस्ट है। और सबसे कम दिया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो इतना याद रखेंगे। 3 चरण में इसको लागू किया गया था, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। पहले चरण 2 फरवरी 2006 से कुल टोटल 200 जिले में लागू किया गया था। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था, पूरा देश में 200 जिलों को, छत्तीसगढ़ में 11 जिलों को। दूसरे चरण की शुरुआत 2007-8 से की गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले को शामिल किया गया था। और तीसरे चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से किया गया था, जो देश के सारे जिलों में लागू किया गया। ठीक, तो पूरी तरीके से लागू है। 221 रुपए अभी वर्तमान में मजदूरी दर है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, उसमें छत्तीसगढ़ में 4 खिलाड़ी को चयन हुआ है। बहुत गर्व की बात है और अच्छे से याद रखना है। वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो अब उसका डेट भी याद रखना, 9 मई से 12 मई, 9 मई से 12 मई 2023 को आयोजित हुआ ये वर्ल्ड मलखंब चैंपियनशिप। कहां? भूटान में आयोजित हुआ। 30 देशों के 200 खिलाड़ी भाग लिए टोटल, पूरे विश्व से 30 देशों के 200 खिलाड़ी। भूटान में संपन्न हुआ 9 से 12 मई को। नारायणपुर जिले में स्थित मलखंब एकेडमी के, सबसे पहला चीज तो याद रखना, मलखंब एकेडमी कहां है? नारायणपुर जिला में है, ये भी याद रखना। ठीक, 3 लोग को, तो इसी मलखंब एकेडमी से ट्रेनिंग लिए हुए 3 लोग वहां पर चयनित हुए। कौन कौन सा? संतोष सोरी, पहला संतोष सोरी, दूसरा संताय पोटाई और तीसरा जयंत कचलाम। तो 3 लोग याद हो जाएगा, संतोष, संताय और जयंती। तो संतोष, संताय और जयंती, ये तीनों की फोटो है। संतोष, संताय और जयंती। तो संतोष सोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम इनमें सेलेक्ट हुए। और पामगढ़ से अखिलेश कुमार का चयन हुआ है। तो देखो यहां अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में पूछेगा नारायणपुर के मलखंब एकेडमी से किन का चयन हुआ है, तो 3 लोग का चयन हुआ है। ठीक है, टोटल 3 लोग का मलखंब एकेडमी से। बाकी टोटल ऐसे तो 4 लोगों का चयन हुआ है। तो पूछ सकता है पेपर में कि कितने लोगों का चयन हुआ है टोटल छत्तीसगढ़ से, तो टोटल 4। लेकिन नारायणपुर के मलखंब एकेडमी से केवल 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है। पेपर में एक सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, तो याद रखना इसको। और पामगढ़ से अखिलेश कुमार का चयन हुआ है। ठीक है, अखिलेश कुमार यादव नहीं है भैया, अखिलेश कुमार का चयन हुआ है पामगढ़ से। ठीक, पामगढ़, इसकी विधायक कौन है पामगढ़ से? इंदू बंजारे। ठीक, याद रखना।
वर्ल्ड मलखम चैंपियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल भी किया है। अब तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है वहां पर, ये संतोष सूरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम ने। ये देखिए, तो यहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया, कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये पेपर में आ सकता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 30 देशों के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डेट याद रखना कब से कब तक वो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए जरूरी है। जिस प्रकार का पेपर आ सकता है, पेपर में सवाल आ सकते हैं, मैं उस तरीके का सवाल करवा रहा हूं आपको, तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, चलो, कॉफी टेबल बुक का विमोचन। टेबल बुक, अब बुक का नाम क्या है भाई? मंगठा। मंगठा, ठीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल पुस्तक बुक मंगठा का विमोचन किया। मंगठा, कॉफी टेबल बुक मंगठा किससे संबंधित है? पेपर में ऐसा सवाल आएगा। तो क्या किससे संबंधित है? हथकरघा विभाग से संबंधित है। हथकरघा विभाग से संबंधित है, हथकरघा विकास से संबंधित है। पुस्तक छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के प्रचार के लिए उद्देश्य से तैयार की गई है और छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को मंगठा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैंडलूम बुनकरों को समर्पित है, हथकरघा बुनकरों को समर्पित है। अगला देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की चौसिंगा प्रजाति, हिरण की कौन सी प्रजाति मिली है? चौसिंगा प्रजाति प्राप्त हुई है। ये चौसिंगा प्रजाति का हिरण है। ठीक है, चौसिंगा प्रजाति। अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के एकमात्र नेशनल पार्क कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा हिरण को देखा गया है। एकमात्र, देखो छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, टोटल 3 ठो है। तो यहाँ पर एक, देखो मतलब यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का जहां ये देखा गया है, बोल रहा है मतलब तीनों राष्ट्रीय उद्यान में से। तो चौसिंगा हिरण को देखा गया। चौसिंगा हिरण इस प्रकार का, देख लो, इसको सिंग है 2-4 ठो। ठीक है, इसका सिंग अलग टाइप का है। ये बहुत रेयरेस्ट प्रजाति है, अभी भारत में विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पर्सपेक्टिव से। चौसिंगा 4 हिरण वाला स्तनपायी जीव हिरण है जो मूल रूप से भारत और नेपाल में पाया जाता है। ठीक, बीते दिनों कांगेर, अभी देखो, अभी तो ये मिला है चौसिंगा हिरण, और इसके पहले ये वाला चमगादड़ मिला था। इस चमगादड़ का नाम क्या है? पराली बोडल गांव के केले के बगान में पेटेंट बैट के नाम से पाया जाने वाला एक दुर्गम नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। इसका नाम क्या है? पेटेंट बैट। पेटेंट बैट नाम। ये दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ है जो कहां देखा गया? यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव के समीप केले के बगान में देखा गया। केले के बगान में देखा गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के समीप। ये वाला इसके पहले देखा गया था, इसके पहले, ये अभी वर्तमान में ये देखा गया, इसके पहले ये भी देखा गया था। तो दोनों को एक साथ बता रहा हूं, याद रखना। इस पेटेंट बैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरीवोला पिक्टा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरीवोला पिक्टा। इस प्रजाति को, सीधा आपको सवाल आएगा, पेटेंट बैट कहां देखा गया? छत्तीसगढ़ में। उसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान का नाम, एक 8वां अभयारण्य का नाम दिया जाएगा। इस तरीके का सवाल आएगा। ठीक, इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है और यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, यह प्रजाति आमतौर पर कहां कहां पाया जाता है भाई? बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। ये जो पेटेंट बैट है वो तो 2 मिला है, एक चौसिंगा हिरण, एक पेटेंट बैट। चौसिंगा हिरण भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, पेटेंट बैट भी वहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, अब ध्यान देना मेरी बात। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जुलाई सन 1982। ठीक है, ये उड़न गिलहरी, यहां विशेष रूप से उड़न गिलहरी पाया जाता है। उड़न गिलहरी, गिलहरी। यहां पर एक गुफा है जिसका नाम है कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर की गुफा, कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। डॉक्टर शंकर तिवारी, डॉक्टर शंकर शेष भी बोलते हैं इनको। इस कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है। अंधी मछली पाई जाती है इस कुटुम्बसर गुफा में। और कुटुम्बसर गुफा में क्या पाया जाता है भाई? इस चूना पत्थर का ऐसा
ऊपर में आप देखोगे जब कुतुबसर गुफा जाओगे तो झूमर के समान चूना पत्थर की आकृति पाई जाती है। उसको स्टेलेमाइट और स्टेग्लेलाइट का चट्टान से उभरी हुई आकृति रहती है। बहुत सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैव विविधता के लिए बेसिकली ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी पाई जाती है। उसकी स्थापना 22 जुलाई सन 1982 में। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी ये सब चीज याद रखना है। अगला, रस्सी कूद छत्तीसगढ़ ओलंपिक में शामिल। ठीक, रस्सी कूद किस में शामिल हुआ है? छत्तीसगढ़ ओलंपिक में शामिल हुआ है। अब देखो, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में पहले 14 खेल शामिल थे टोटल। अब रस्सी कूद को नया शामिल किया गया है। तो ये पीएससी में पेपर में आया हुआ था, ये सवाल नहीं आया था। ओलंपिक से संबंधित सवाल आपके पीएससी के पेपर में आ चुका है, हाल ही में जो पीएससी हुआ है उसमें। तो अब ध्यान दीजिए, नया खेल शामिल हुआ है तो ये पेपर में आ सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान रस्सी कूद को भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, शामिल किए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अब टोटल खेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो याद रखना, यही मैं बता रहा हूं, पहले 14 खेल थे, रस्सी कूद को और शामिल कर लिया गया, तो अब हो जाएंगे खेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। याद रखिएगा ठीक से। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022 से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया। इसके लिए ओलंपिक के लिए नोडल विभाग, मैं और जानकारी दे देता हूं आपको जो पेपर में आ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नोडल विभाग कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। नगरीय क्षेत्रों के लिए नोडल विभाग नगरीय प्रशासन और विकास विभाग है। और राज्य स्तरीय आयोजन के लिए विभाग जो है वो खेल और युवा कल्याण विभाग है। यहाँ पर हर क्षेत्र में, हर गांव में ये खेल खिलाया जाता है और फिर वहां से सेलेक्ट होके स्टेट लेवल पे जाके इनको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। तो ये ध्यान रखना इसको, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में। प्रथम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो आयोजन की तिथि थी 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना। 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, अक्टूबर से 23 तक इसका आयोजन किया गया था। पहला छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन स्थल संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, और राज्य स्तरीय आयोजन मुख्य रूप से राजधानी रायपुर में 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक हुआ था। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जो राज्य स्तरीय आयोजन हुआ था, जो सारे सेलेक्टेड जो प्लेयर है वो पहुंचे थे वहां पर। 6 से 79 वर्ष की आयु के लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। आयु वर्ग को भी याद रखना। 6 वर्ष से 79 ईयर तक के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। 3 वर्गों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पहला वर्ग था 6 से 18 साल का, दूसरा वर्ग था 18 से 40 साल और तीसरा वर्ग था 40 से 79 साल। तो 3 कैटेगरी, 3 वर्ग में टोटल 6 वर्ष से 79 मतलब 79 वर्ष के खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया था। ये याद रखना, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 15 ठो खेल शामिल है, 1 ठो नया खेल शामिल हुआ है, 14 ठो पहले से शामिल था। तो वो अब याद रखना, आप 14 खेलों को शामिल किया गया था पहले। तो दलीय खेल मतलब जो ग्रुप में खेले जाएंगे वो कौन से थे? गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बांटी। और जो एकल खेले जाएंगे, जो अकेले खेलना है, वो कोई खेल है बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद, रस्सी कूद की प्रतिस्पर्धा शामिल है। और नया शामिल किया गया अभी रस्सी कूद, ये नया शामिल किया गया। तो इतना चीज आपको याद रखना है। मैं सारा डिटेल आपको बता दिया हूं कि जितना भी पेपर में आ सकता है आपके, तो भर भर के याद कर लेना भैया, अच्छे से पढ़ लेना। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन पहली बार किया गया है, राज्य का खेल है, थोड़ा यूनिक टाइप का चीज है। इससे पेपर में सवाल यही बार आ गया था पीएससी में, तो आपके व्यापम में निश्चित रूप से आ सकता है पेपर में सवाल। आगे देखते हैं। रतनपुर में मिली कलचुरी काल की प्राचीन मूर्तियां। कलचुरी काल की मूर्ति कहां प्राप्त हुई है भाई? अभी वर्तमान में रतनपुर में प्राप्त हुई है। देखते हैं। रतनपुर में बिलासपुर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी में खुदाई के दौरान कलचुरी काल की प्राचीन प्रतिमा मिली है। कलचुरी वंश के संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन थे? कलिंग राज। याद रखिएगा, कलिंग राज, ये रतनपुर से शासन किए थे ये लोग। इसमें शामिल है आमलक। आमलक किसको बोलते हैं? देखो आमलक, ये जो नागर शैली में जो ऐसा बना रहता है, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर है आपका नीचे, तो ये इसको बोला जाता है शिखर। इसको बोला जाता है क्या? शिखर। और यहां पर होता है एक ऐसा चक्र टाइप का रहता है,
इसको बोलते हैं आमलक। ये नागर शैली की निशानी है। वहां पर क्या पाया जाएगा, एक गर्भगृह पाया जाएगा, एक गर्भगृह होगा, और ये जो इस गुंबद टाइप का दिख रहा है उसको शिखर कहते हैं। वहां पर एक आमलक होगा, आमलक के ऊपर ध्वज बना होगा, एक ध्वज लटका होगा, ध्वज ऐसा एक ध्वज होगा। ये सब किसकी निशानी है, और जो शिखर होगा वो नुकीला होगा, और शिखर पर क्या होगा, एक ध्वज होगा। तो ये सारा चीज नागर शैली की निशानी है। नागर शैली के मंदिर यहां पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन। राजीव लोचन मंदिर जो है नागर शैली का है। उसी को पंचायतन शैली भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक मंदिर हो गया, इसके चारों कोनों पे 4 और मंदिर रहते हैं, तो 4 वो मंदिर और ये बीच वाला तो पंचायतन बोला जाता है। इसमें एक गर्भगृह रहता है, गर्भगृह के बाहर एक यहां पे क्या रहता है, मंडप रहता है। मंडप और गर्भगृह के बीच गंगा और जमुना की मूर्ति पाई जाती है। गर्भगृह में परिक्रमा का क्षेत्र रहता है, ऐसा गर्भगृह में ही परिक्रमा का क्षेत्र रहता है। जो भी राम मंदिर बन रहा है वो नागर शैली में ही बन रहा है। तो ये नागर शैली की विशेषताएं हैं सब, तो इसी को आमलक बोला जाता है। तो यहां मिला है आमलक, मिला है नंदी, मिला है उपासक, राजपुरुष, स्थापत्य खंड, योनिपीठ, परनाल की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये सब प्राप्त हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं क्या मिला है। ये देखो यहाँ पे आपको आमलक दिख रहा होगा, इसी ये ऊपर आमलक, तो ये एक मूर्ति है, ऐसी कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। स्थानीय पत्थरों से बनी है मूर्ति, यहीं के पत्थर से। विशेषज्ञ के अनुसार प्राचीन मूर्तियों को देखने पर पता चलता है कि इनका निर्माण स्थानीय यहीं के पत्थर से किया गया है। स्थापत्य कला के अनुसार कलचुरी काल का प्रथम दृष्टया लग रहा है, पहली बार में कलचुरी काल का लग रहा है। और मूर्तियां शिव मंदिर के अवशेष हैं, शंकर भगवान के अवशेष है शिव मंदिर के। कलचुरी शैव धर्म को मानते थे, शिव की उपासना करते थे वो लोग वैसे भी, और शंकर भगवान की मूर्ति है। 12-16 शताब्दी तक का काल कलचुरी वंश के इतिहास का खोया हुआ काल माना जाता है, मतलब संक्रांति काल माना जाता है। 12वीं से 16वीं शताब्दी तक कोई नहीं मिलता है, शून्य काल माना जाता है। हो सकता है उसी काल का ये मूर्ति रहा होगा। ठीक, चलो कहां मिला है, रतनपुर में, याद रखना भाई। दुर्ग वन मंडल परिसर में फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन। दुर्ग वन मंडल में फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन। हाल ही में दुर्ग वन मंडल परिसर में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। फॉरेस्ट लाइब्रेरी कहाँ बना है, दुर्ग वन मंडल में। देखो फॉरेस्ट लाइब्रेरी में फॉरेस्ट से संबंधित तो किताबें मिलेंगी ही आपको, बाकी सारे जो भी फील्ड हैं उनसे भी संबंधित सारी किताबें मिलेंगी, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, और भी बाकी जो एसएससी टेक्निकल सारा चीज से संबंधित यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का बनाया गया किताब। लाइब्रेरी वन अधिकारी कर्मचारियों व उनके बच्चे तथा आमजन के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। वन अधिकारी कर्मचारी और उनके बच्चे के लिए निःशुल्क है, बाकी पैसा मिलेंगे। इस लाइब्रेरी में 8 से 10 बच्चे प्रतिदिन आकर अध्ययन कर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो आपको मेनली याद रखना है कि ये कहाँ बनी है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या रहता है, तो किताब ही रहता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस रहेगा, और है नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्टेट्स ऑफ वुमन किताब का विमोचन। इसमें डायरेक्ट आपको सवाल आ सकता है कि कोई इसके लेखक कौन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, इसको भी याद रखना, महिला बाल विकास मंत्री कौन है, स्टेट्स ऑफ वुमन पुस्तक का विमोचन किया है। स्टेट्स ऑफ वुमन किताब में महिलाओं से संबंधित कानून, प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख है। महिलाओं से संबंधित कानून है ये सारे किताब में। डॉक्टर आभा प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है, इसकी राइटर को नाम याद रखना, और ये किससे संबंधित है, ये दोनों चीज याद रखना। स्टेट्स ऑफ वुमन, वुमन राइट से संबंधित है। महिलाओं को रेप वगैरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम कानून है उनसे संबंधित, छेड़े तो क्या क्या नियम कानून है, ये सारा चीज महिलाओं के वुमन प्रोटेक्शन से संबंधित चीजें यहाँ पर दर्ज की गई हैं, और डॉक्टर आभा प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। ये अच्छे से याद रखना। तो 2 चीज याद रखना है आपको, किससे संबंधित है और किसके द्वारा लिखी गई है। चलो, गोमूत्र खरीदी। अब गोमूत्र खरीद रही है छत्तीसगढ़ सरकार, ये तो आपको पता है। गोमूत्र खरीदी में नंबर 1 कौन सा है, ये अपडेट है। रायगढ़ जिला नंबर 1 है, सबसे ज्यादा गोमूत्र खरीदी रायगढ़ जिला से किया गया है। गोमूत्र रायगढ़ जिले में अब तक 14,154 लीटर गोमूत्र खरीदा जा चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमुख तथ्य अब जो बता रहा हूं, योजना का प्रारंभ कब से किया गया, 28 जुलाई 2022 से किया गया है। हरेली त्योहार के दिन गोमूत्र खरीदी चालू किया गया है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हरेली से मानी जाती है, इसलिए हरेली त्योहार के दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट स्कीम जरूर आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो हरेली त्योहार से 28 जुलाई 2022 से चालू किया गया है। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि गौमूत्र को सरकार खरीद रही है। अब इसमें
गौमूत्र को खरीदने लग गई, इसका मतलब क्या है? मेन रूप से गायों का संरक्षण करना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार, पशुधन का। गाय अगर जीवित रहेंगी तो उनका जो गोबर है, गोबर को भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। गोबर का कितने रुपए में खरीद रही है आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। तो गोबर को छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार जब गोबर को खरीद रही है, उसके गौमूत्र को खरीद रही है, तो गाय को, जब गाय दूध नहीं देती है तो उस समय जो पशुधन के मालिक रहते हैं वो लोग गाय को छोड़ देते हैं। अब गाय को जब छोड़ देते हैं तो क्यों, कौन खाना खिलाएगा जब दूध ही नहीं देती? तो उन लोग जाके दूसरे का धान का खेत चर देते हैं, तो किसानों का नुकसान हो जाता है। कई गायें जो होती है वो एक्सीडेंट में मर जाती हैं, क्योंकि उनको सहारा है ही नहीं, रोड में घूमते रहते हैं, रोड में उनके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको चोटिल हो जाती हैं, सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता उनके। तो उससे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र खरीद रही है, गोबर खरीद रही है। अब गोबर को खरीद के उसको ऑर्गेनिक खाद बनाती है, उसको पेड़ वहां पर ये कर रहा है, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है। तो ये सारा चीज स्कीम के तहत शामिल है, सारा चीज को पढ़ना स्कीम में क्या क्या चीजें शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा सोच को किसी दल से परे बनाओ, मतलब कांग्रेस के हो कि या बीजेपी के हो से तटस्थ रह के थोड़ा सोचना सीखो। इसमें ये नहीं देखना है आपको कि मैं तो बीजेपी का हूं, मैं तो बीजेपी की विचारधारा का हूं तो उनकी स्कीम को नहीं पढ़ूंगा, पेपर में सवाल गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को थोड़ा सा छोड़ के अलग होना और सोचना कि क्यों, इसके पीछे की सोच क्या है। थोड़ा सा योजनाओं को पढ़ो अच्छे से, क्या सोच है इसके पीछे। मेंस में भी लिखने में आसानी होगी और समझ के पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद भी रहेगा कि इस स्कीम को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। आलोचनाओं को ही मत ढूंढो, अच्छाइयों को भी ढूंढो। दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों आपके पास होने चाहिए, किसी भी योजना का, किसी भी सोच का। तर्क और कुतर्क दोनों रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, कुतर्क का तो जरूरत नहीं है। चलो, राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी। भूपेश बघेल बने पहले गौमूत्र विक्रेता, गौमूत्र को पहली बार भूपेश बघेल बेचे थे। गोबर खरीदी के बाद अब छत्तीसगढ़ किसानों से गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो कब से चालू हुआ है, कितने रुपए प्रति लीटर में गोबर खरीद रहा है? 4 रुपए प्रति लीटर, सॉरी गोमूत्र खरीदी। ठीक, तो गोमूत्र खरीदी करने वाला पहला राज्य हो गया। तो गोमूत्र खरीदी कितने रुपए लीटर में कर रहे हैं, सबको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला राज्य में प्रथम आया है। कांकेर जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रथम आया है। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है, स्वास्थ्य बीमा कवर। आपको कुछ भी होगा, आप जाओ आयुष्मान कार्ड दिखाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर आपको 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा पूरी फैमिली को मिलाकर। ठीक, अब इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि पहली बात ध्यान रखना कि भैया जब जाओगे तो पेशेंट को एडमिट कराने से पहले उस कार्ड को दिखा देना और रजिस्ट्रेशन करवा देना, नहीं धोखा खा जाओगे। अगर डिस्चार्ज होने के टाइम बिल बन के आपके सामने आ गया है, पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है, और उसके बाद आप कार्ड दिखाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप उस, क्योंकि वेरिफिकेशन होने में 2 दिन का टाइम लगता है। तो जब जाओगे एडमिट करवाओगे तभी कार्ड को दिखा देना, वो धोखा होता है बहुत लोग को, इसलिए बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में कांकेर प्रदेश में पहला स्थान में आया है। अब इसमें कई सारी योजनाओं को शामिल करके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च कर दिया। हालांकि ये योजना जो थी वो केंद्र सरकार की योजना थी, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान योजना तो वो केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाओं को मर्ज करके एक अपनी योजना तैयार कर दी। ठीक, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड है, वो कार्ड ऐसी दिखता है। इस योजना के तहत कांकेर जिले में 6,26,021 हितग्राहियों का कार्ड बनाया जा चुका है, इस वजह से ये नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या है इस योजना के बारे में। सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये, सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 5 लाख का बीमा कवर कोई योजना नहीं देता है। शुरुआत किया गया था फरवरी 2018 से। इसका प्रमुख प्रावधान थे प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करना। अब इसमें वित्तीय प्रावधान के तहत राज्य और केंद्र के लिए 60 और 40 का रेशियो है, मतलब 1 लाख अगर है तो 60,000 केंद्र देगी और 40,000 राज्य सरकार देगी। इसका आपको अगर 1 लाख रुपए आपका बीमा कवर देना है, पैसा देना है, तो 60% यानी 60,000 केंद्र सरकार और 40,000 राज्य सरकार देगी। 60-40 का रेशियो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ये रेशियो 90 और 10 का है, मतलब 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी, ऐसा है। तो ये ध्यान रखना। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब ये खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया मैं आपको। ये खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2022 से अंबिकापुर से इसकी शुरुआत हुई है।
अंबिकापुर से। इसका ये उद्देश्य क्या है? प्रदेश के उद्देश्य दोनों का सेम है, बीमा कवर ही देना है, चिकित्सालय और अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना और गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित करना। दोनों का उद्देश्य एक ही है। लाभार्थी क्या है? राज्य के 56 लाख परिवार हैं इसमें। ठीक, इसमें क्या किया गया, 6 योजना को एक साथ मर्ज कर दिया गया जो चल रहा था उसको, और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना चालू कर दी जिसका नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक, राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन खूबचंद बघेल योजना के नाम से किया जा रहा है। तो पेपर में सवाल ऐसा भी आ सकता है कि आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन हमारे राज्य में किस नाम से किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो ये भी याद रखना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से किया जा रहा है। 6 योजना को मर्ज किया गया है। पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको मैं अभी बताया इसके बारे में, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको चिरायु भी कहा जाता है, ये पेपर में आया था एक बाल चिरायु किससे संबंधित है? बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, इन सब को मर्ज कर दिया गया और इन 6 योजनाओं को एकीकृत करके खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता स्कीम लागू किया गया। तो पेपर में सवाल यह भी पूछ सकता है कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता स्कीम के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? तो ये 6 योजनाएं ऐसे भी याद रखना, ईडीओ वाले ध्यान से, ठीक है थोड़ा। चलो, तो ये है आपका खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। कांकेर जिला इसके क्रियान्वयन में नंबर 1 है। कांकेर है ना, ठीक, कांकेर जिला। तो इतना याद रखना, थोड़ा ध्यान रखेंगे इतने को। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको कि किस तरीके से इसमें सवाल आ सकता है करके। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो में एक कमेंट जरूर करके जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।